अगर स्त्रियां सड़कों में नहीं आती, अपने घर बाल बच्चों को नहीं छोड़ती, तो शायद उत्तराखंड नहीं बन सकता। उनको दूर करने की कोशिश जो है सरकारों को करनी चाहिए, ताकि जो है जिस मकसद से उत्तराखंड बना है वो हमारा हर युवान के हाथ में काम होना चाहिए। तो इसकी व्यवस्था को जो है विधिवत अगर सरकारें बनाते तो उत्तराखंड बनने का सही रूप में जो है हमें लाभ तभी हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु ने सिर नीचे कर देते हैं, शंकर जी ने जो है दृष्टि डाली और कहा, माता मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। बोले मैं तुम्हारी प्रार्थना से खुश हूँ, क्या निवेदन करना चाहते हो? बोले मैं तुम में जो सबसे प्रिय वो वस्तु लेना चाहता हूँ। तो कहा जो तुम बोले मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो देखा तो सबसे प्रिय जो है एक ही लगती है मुझे, और वो है आपकी तीसरी आंख। शंकर जी के पास तीसरी आंख नहीं थी, तो मैया ने कह दिया ले लो, और वो तीसरी आंख जो है सीधा शंकर जी को दे दी। जो ये ट्रस्ट बने हैं और जो मंदिरों में चढ़ावा आता है और जो सरकारी धन आता है, उसका सरकार किस प्रकार उपयोग करती है? हमने देखा कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी जिसका कि पूरा वोट बैंक हिंदुत्व पार्टी का है, और एक पीठ के शंकराचार्य, दोनों बिल्कुल आमने सामने टकराहट की स्थिति है। तो इस टकराहट को आप किस प्रकार से देखते हैं? नमस्कार, हमारे आज के शो में हमारे साथ हैं बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के व्यास परम आदरणीय शिव प्रसाद बमगाई जी, और आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं राज्य आंदोलन और उत्तराखंड के विषय में। मैं नमस्कार करता हूँ आपको और हमारी ये पूरी टीम को। इसके साथ साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मुद्दों को उठा करके जो है एक समाज में नई जागृति का काम जो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो हमारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, एक आम जनमानस उत्तराखंड का उसी आंदोलन में लगा हुआ था और मनोयोग से लगे हुए थे, बच्चे से लेकर बड़े तक लगे हुए थे, और किसी धर्म जाति से मतलब नहीं था। केवल ये था कि उत्तराखंड अलग हो जाए, क्योंकि लोग यहाँ से जब लखनऊ में जाते थे तो कई दिनों में जो है वहाँ से वापस आना होता था, फिर टेलीफोन आने की भी व्यवस्था ही नहीं थी, बड़ी परेशानियाँ होती थी। तो इसीलिए कि हमारे यहाँ जो है सब सुगम हो, सरल हो, और बड़ी व्यवस्थित ढंग से हम कुछ कार्य कर सकें, हर युवान के हाथ में जो है अर्थात कार्य हो, कोई खाली न रहे। इसका मकसद, इसका मतलब ही ये था। आंदोलन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज 25 साल हो गए। 25 साल तक सरकारें आई और गई, कोई जो है जिस ध्येय से और जिस रूप से लोगों ने जो है अपने घरों से निकल करके यहाँ तक कि माताओं और बहनों की जो सही भूमिका रही, क्योंकि स्त्री जो है स्वयं प्रकट है, बात तो यह है, स्त्री स्वयं प्रकट है, इसको किसी ने प्रकट नहीं किया। क्योंकि जब वो आदि शक्ति जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु को दर्शन दिए तो तीनों ने प्रार्थना करी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु ने सिर नीचे कर देते, शंकर जी ने जो है दृष्टि डाली और कहा, माता मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। बोले मैं तुम्हारी प्रार्थना से खुश हूँ, क्या निवेदन करना चाहते हो? बोले मैं तुम में जो सबसे प्रिय वो वस्तु लेना चाहता हूँ। तो कहा जो तुम बोले मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो देखा तो सबसे प्रिय जो है एक ही लगती है मुझे, और वो है आपकी तीसरी आंख। शंकर जी के पास तीसरी आंख नहीं थी, तो मैया ने कह दिया ले लो, और वो तीसरी आंख जो है सीधा शंकर जी को दे दी। उन्होंने कहा ये हर जगह आप देखोगे तो भस्म होना जो है एक सामान्य बात हो सकती है। तो दो आंखों से मैया को देखा, तीसरी आंख को देखता हूँ मैं, जरा क्या शक्ति है इसमें। देखा तो वहाँ जो है एक राग का पिंड हो गया, जो माया का स्वरूप था। तो माता जी को जो है एकदम से उन्होंने अपने मुट्ठी में उस राग को लिया, 3 हिस्से बनाए, एक ब्रह्मा जी के हाथ में, एक विष्णु जी के हाथ में, अपने हाथ में लिया। तो तीनों ने दृष्टि जब डाली तो अपने अपने रूपों में आ गए। तो ब्रह्मा जी के हाथ वाली जो थे सरस्वती बनी, विष्णु के हाथ वाली जो है लक्ष्मी, और शंकर जी के हाथ वाली पार्वती रूप में 3 शक्तियाँ प्रकट होती हैं। जो राग बज गई थी वो दिशाओं में यूँ बिखेरी, तो उसे शक्तियाँ पैदा हुई, जिसमें स्त्री भी पैदा हुई। नारी स्वयं प्रकट है, तो इसलिए जो है नारी जिस काम को करती है उसमें सफलता होती है। उत्तराखंड आंदोलन में नारियों ने ही जो काम किया, इसलिए उत्तराखंड बना भी। अगर स्त्रियां सड़कों में नहीं आती, अपने घर बाल बच्चों को नहीं छोड़ती, तो शायद उत्तराखंड नहीं बन सकता। और इस पर जो है बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ नारियों की भूमिका रही, जो कि सृष्टि, समाज, मानव जीवन की आधार शक्ति हमारी देवी भागवत की कहा है, जिसको 3 रूपों के समन्वित कृति का नाम नारी है। एक है सरस्वती, एक है लक्ष्मी, और एक है दुर्गा। सरस्वती विवेक, बुद्धि की प्रतीक है। लक्ष्मी उदारता, आत्मनिर्भरता और सुंदरता की प्रतीक है।
और दुर्गा जो है शासन शक्ति दुष्ट दमन की प्रतीक है। ये सब जो है अपने अपने कामों से आप कहीं पर भी देख लो, कोई भी शक्ति, कोई पति आगे नहीं बढ़ता नारी के हाथ के बगैर। जितने महापुरुष हुए, जितने होंगे, उनके पीछे नारी का हाथ और साथ है। कभी प्रश्न भी उठ सकता है कि भाई जिनके जो है पत्नी नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़े, तो उस पर भी माँ का हाथ उसके सिर में रहा, इसलिए वो व्यक्ति जो है हमेशा आगे बढ़ा, चाहे कोई भी, जितने महापुरुष हुए इससे पहले, आगे भी यही होगा। क्योंकि सब जगह जो है नारी है, और जहाँ नारी आगे हो जाती है वहाँ हर जगह सफलता होती है। लेकिन नारी रुष्ट हो गई तो समझ लो कोई पतन भी हो जाता है। रावण का हुआ, और यहाँ पर अगर देखें तो हम कंस का हुआ, उधर देखें तो दुर्योधन का हुआ, समूल नष्ट हुआ क्योंकि नारियों का अपमान किया है। और वो जब रुष्ट हो जाते हैं तब ऐसा हो जाता है। उत्तराखंड जब आंदोलन चल रहा था और तत्कालिक सरकार ने जब कर्फ्यू लगाया था मुजफ्फरनगर कांड के बाद जी, तो वहाँ पर साहब जो है बड़ा कष्ट हुआ, सबको क्या कर दिया जाए। तो लोग तितर बितर हो गए थे, कुछ बोलना करना नहीं आ रहा था, कोई बातें नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई, ब्राह्मण समाज ने, और जिसमें हमारे स्वर्गीय श्री पूज्य मंगलानंद भट्ट जी, उनकी अध्यक्षता में हमने एक उत्तराखंड जो है विद्वत परिषद का गठन किया, और जिसमें जो है घंटाघर मंदिर में एक श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। पंचायती मंदिर, घंटाघर मंदिर जो वो हनुमान मंदिर है, अच्छा, घंटा हनुमान मंदिर कुमार उत्सव के बगल में, जी, जी, तब कुमार उत्सव हुआ करते थे। जी 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 जी। तो उसके बगल में और विधिवत भागवत हुआ, लोग श्रोता आते थे, और उसी बीच में हमारे आंदोलनकारी अंदर जाते थे, और वो जो भी योजना बनानी हो तो कथा के माध्यम से वो योजना ही बनती थी। आपका कहने का तात्पर्य है कि राज्य आंदोलनकारी जो है भागवत में आकर वहीं पर आंदोलन की रणनीति बनाते थे जब कर्फ्यू लगा हुआ था। जी, जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो और कहीं नहीं बन सकते थे, कहीं इकट्ठा हो ही नहीं सकते थे, दो तीन चार आदमी। तो इसलिए जो है वहाँ पर ये योजना बनती थी, और कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं बनी। और जैसे ही जो है कर्फ्यू छोटा तो उसके बाद जो है हमने बहुत सारी जुलूस निकाले, और एक उसी कथा का भी जुलूस निकाला था, जो घंटाघर से होते हुए, पलटन बाजार से होते हुए, कचहरी से होते हुए, सब जो है गांधी पार्क होते हुए, फिर जो है वहीं पर घंटाघर में ही उसको समाप्ति की ओर ले गए। इस तरह की भूमिका सब लोगों की रही। यानी मेरे बोलने का मतलब है कि जो अपने रोजगार के लिए हमारे पंडित जी लोग, विद्वान आचार्य लोग जो अपने रोजगार में लगे रहते, वो भी जो है सड़कों में आ गए थे। ऐसा उत्तराखंड आंदोलन चला, और इसीलिए जो है मैं समझता हूँ कि एकजुटता के साथ जब आंदोलन बहुत चरम सीमा तक पहुँच गया था, इसलिए उत्तराखंड बनाने के लिए सब सरकारें हों, चाहे केंद्र की हों, चाहे यूपी की हो, तो बनाया। और बनने के साथ साथ ही जो है बहुत अच्छा था कि हमारा छोटा सा राज्य बन गया तो अच्छा विकास व्यवस्था होंगी। पर ये भी जो है कुछ परिस्थितियों को देखते हुए अगर नहीं हो पाता है तो कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, उनको दूर करने की कोशिश जो है सरकारों को करनी चाहिए, ताकि जो है जिस मकसद से उत्तराखंड बनाए वो हमारा हर युवान के हाथ में काम होना चाहिए, विकास व्यवस्थाएं उत्तम होनी चाहिए, सड़कें, विद्यालय, शिक्षा, ये मूलभूत जो सुविधाएं हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में जो है, ये नहीं कि दुर्गम क्षेत्र वाले लोग वैसे देख रहे हैं, मीलों तक पैदल आ रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था को जो है विधिवत अगर सरकार ने बनाते हैं तो उत्तराखंड बनने का सही रूप में जो है हमें लाभ तभी हो सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कर्मकांडी ब्राह्मण समाज की भागीदारी पूरी तरीके से थी, और उसमें विद्वता परिषद का गठन किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। जी जी जी। आपने महिलाओं की राज्य आंदोलन में भागीदारी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, उस पर भी बातचीत की थोड़ी, जी। उसे भागवतिक रूप से जोड़ते हुए। जी जी। तो अब हम आते हैं उत्तराखंड राज्य बनने के उपरांत इन 25 वर्षों में, जी जी। क्योंकि आप मूलतः एक सुदूरवर्ती क्षेत्र रुद्रप्रयाग से आते हैं। जी जी। और तो आप कैसा महसूस करते हैं 1994 के उत्तराखंड राज्य आंदोलन और राज्य बनने के उपरांत ये 25-26 वर्ष जिसमें 6 सरकारें इस प्रदेश में बन चुकी हैं, उसके उपरांत आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? उत्तराखंड की जनता को क्या प्राप्त हुआ उस आंदोलन का परिणाम स्वरूप? आंदोलन का परिणाम अगर हम देखें कि कुछ जो हमें मिलना चाहिए था वो आज तक सचमुच में, आप सच्ची बात में कहूँ तो कुछ नहीं मिला जी।
और जितने लोग आए तो अपना राजनीति लाभ उठा करके और रह गए और रह रहे हैं, जिसमें पब्लिक तक जो है जो पहुंचना चाहिए था, खाली सड़कों में घूम करके और जुलूसों के माध्यम से ये जो है हमने ये किया वो किया, ये नहीं होना चाहिए। ये तो अगर ग्राउंड लेवल पर अगर काम दिखता है तो तब बात मानी जाती है। कहीं विद्यालयों को देखें जी, तो पूर्ववर्ती वैसे जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में जो है वो भवन पड़े हुए हैं। अगर हम देखें इस दुर्गम क्षेत्रों को देखें तो वहाँ जो है अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, लोगों को पैदल आना पड़ता है, कंधों में जो है कंधों में लाना पड़ता है जो है मरीजों को वहाँ तक, अस्पतालों तक या मेन मार्ग तक। तो ये सारी सुविधाओं को जो है देखते हुए शायद अभी तक जो लाभ होना चाहिए था उसमें केवल 10% लाभ हमारे उत्तराखंड को मिला है। इसके अलावा सिर्फ इतना था, जो ऑफिशियल जो काम हुआ करते थे बहुत दूर जाना पड़ता था, ये सब नज़दीकी इनकी हुई, पर उनमें सब सुविधाएं जो है पब्लिक को फिर भी नहीं मिलती है। कहीं पटवारी जो है अपने अकड़ में रहता है, तो कहीं तहसीलदार अपने अकड़ में रहता है, कहीं जिला अधिकारी जाता है वो अपना ही चलाता है। ये बेलगाम जो है अधिकारी तब से और अधिक हुए हैं। जब यूपी में थे तो इतने नहीं थे, लेकिन यहाँ जो है बेलगाम होने पर ये अधिकारियों की पीड़ा जो है उत्तराखंड आज अधिक झेल रहा है। ये हमको थोड़ा सा बहुत परेशानियाँ होती हैं हर व्यक्ति को। और यहाँ देवभूमि है, यहाँ का देवत्व जो है बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए और उसमें यात्रा हो, सुविधाएं हों। यात्रा भी एक हमारा एक ऐसा रोज़गार हो सकता है जी, जिससे आप चाहे केदार ले लो, बद्री ले लो, यमुनोत्री गंगोत्री ले लो, हरिद्वार ले लो, जागेश्वर ले लो, बागेश्वर ले लो, कैंची धाम ले लो, सब क्षेत्र में जो है अगर यात्राएं बहुत अच्छी व्यवस्थित ढंग से चलती हैं तो लोग जो है शीतकालीन भी और ग्रीष्मकालीन यात्राओं में बहुत सारा लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है केवल यही व्यवस्था अगर उत्तम बनाई जाए तो किसी तरह से धार्मिक पर्यटन के माध्यम से बहुत कुछ लाभ हो सकता है। और धार्मिक पर्यटन में जो है जो पद जिनको दिए जाते हैं, चाहे वो माननीय मंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो, उसको ऐसा व्यक्ति को देना चाहिए जो वहाँ तक जो है जिस क्षेत्र की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचे, प्रत्येक स्थल को का निरीक्षण करें, स्थलीय निरीक्षण के बाद जो है क्या कमियाँ हैं और क्या हमें व्यवस्था करनी इसको देखें। केवल कागजों में और दूर बैठ कर के ही जो है वहाँ का विकास व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये करीबन जो है मुझे दिखने को मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है हमारे यहाँ लाभ दिला सकता है तो धार्मिक पर्यटन ही दिला सकता है। इस पर जो है सरकार को विशेष जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जी, धार्मिक पर्यटन की आपने बात की उत्तराखंड के विकास में, जी, तो हम देख रहे हैं कि इन 25 वर्षों में जी, धार्मिक पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है, जी, लेकिन उस मुकाबले में रोजगार जी, और सरकार की आय के स्रोत जी। नहीं बढ़ पाए हैं। तो जी। इनके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? जो सरकार का आय का स्रोत भी नहीं बढ़ा और स्थानीय लोगों को भी लाभ नहीं मिला, इसमें केवल पर्यटन की सुप्त अवस्था ही अधिकतर जो है दिखने को नज़र आती है। क्योंकि वो जो है सजग होते तो हर अधिकारी हर व्यवस्था में सुंदर अपने सजग होने पर जो है लाभ स्थानीय लोगों को भी दिला सकता था। अनेक तरह से जो है सरकार को भी लाभ प्राप्त हो सकते थे। इस पर अगर सरकार अधिक ध्यान देती है, माननीय मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं और पर्यटन मंत्री अगर व्यवस्थित व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जो है बहुत लाभान्वित हो सकता है। पर्यटन एक ऐसी धार्मिक पर्यटन की एक ऐसी सुंदर व्यवस्था उत्तराखंड के, आप कहीं पर भी किसी भी देवता, अब ये तो मैंने जो है जो हैं हमारे सब लोगों की मन बुद्धि में या जो सारी दुनिया जानती जिनको ये धाम बताए, लेकिन इसके अलावा अन्य जो है 5 पंच केदार हैं हमारे यहाँ, पंच बद्री हैं यहाँ, पंच प्रयाग हैं हमारे यहाँ जो है कहाँ हरिद्वार में अनेक क्षेत्र मनसा देवी है, चंडी देवी है, इसी तरह से नैना देवी है। आप जाएंगे नैनीताल में तो सब जगह जो है ये व्यवस्थाएं हैं, तो अगर उनको भी विकसित कर दिया जाए, जैसे हमारे जो है कोटद्वार में भगवान हनुमान जी हैं जैसे, तो वहाँ का भी हर क्षेत्रों की जो है व्यवस्थाएं हैं, भुवनेश्वरी है, राजराजेश्वरी है, हमारी चंद्रवदनी है, अनेक तरह की इन देवियों के इन स्थलों को भी अगर विकसित कर दिया जाए, व्यवस्थित और प्रचारित कर दिया जाए, तो बहुत सारा लाभ जो है हर जगह व्यक्तियों को प्राप्त हो सकता है।
हमारी जो है सुषमा जी ने धारी देवी के विषय में जब संसद में बोला था, तो धारी देवी उस बात को लोगों ने सुना और इसलिए धारी देवी और प्रसिद्ध हो गई। प्रसिद्ध तो थी मैया जी। लेकिन उस बात से संसद में जब बात आई है और सुषमा जी ने रखी है तो वो और प्रचारित हो गई माँ। तो आज आप देखते हैं कि वहाँ कहीं पर भी जगह नहीं होते, दिन भर भीड़ रहती है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ के व्यापार व्यवसाय जो है बहुत अच्छे हुए हैं। सरकार का भी कुछ न कुछ जो है मैं समझता हूँ कि राजस्व भी प्राप्त होना उस क्षेत्र से कुछ न कुछ होता हुआ, क्योंकि डैम भी है तो देवी का वो स्थल भी है और विकास व्यवस्थाएं होती हैं और क्षेत्रों को भी ऐसा विकसित कर दिया है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारा लाभ जो है सरकार को अन्य कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इन 25 वर्षों में लगभग सभी सरकारों में आपके संबंध ठीक रहे हैं, चाहे वो हरीश रावत सरकार हो, चाहे खंडूरी सरकार हो। त्रिवेंद्र सरकार ने तो आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था बद्री केदार समिति में, और वर्तमान सरकार में भी। तो आप सरकार से आपका तालमेल एक धर्माचार्य के रूप में हमेशा ठीक ठाक रहा है। बद्री केदार मंदिर के समय में मंदिरों को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत एक ट्रस्ट बनाना और एक उसका नियमावली बनाने का कार्य हुआ। लेकिन पंडा समाज द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा इस संपूर्ण कार्य का जो है बड़ा विरोध किया गया। तो इस विरोध को आप किस दृष्टि से देखते हैं? वो विरोध उन लोगों का भी करना ठीक था जी। एकदम से कोई बात थोपी जाए तो लोग एक विचलित हो जाते हैं जी। और वो विरोध उन्होंने ठीक किया, लेकिन होना ये था कि सरकार को उनको समझाने के लिए व्यवस्थित ढंग से समझाया जाता और वो ठीक समझ लेते, क्योंकि था जो है चारों धामों के लाभ के लिए था जी। यहाँ के हर युवान के हाथ में काम होता जी। यहाँ आज तक हमारे हेलीकॉप्टर चलने शुरू हो जाते जी। वो देवस्थानों जो बोर्ड बना था तो इस तरह से इस मकसद से बना था कि इस उत्तराखंड का विकास व्यवस्था में जो है इसकी ऐसी भूमिका रहे जो कि हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, दुकान चले, व्यवस्था चले, सब चले, मंदिर व्यवस्थाएं अच्छी हों, इसीलिए बनाया गया था। लेकिन उस प्रारूप बनाने के बाद जो है ठीक से संपर्क नहीं हो पाया, लोगों को नहीं समझा पाए, कमियां जो है यही रही और उसके बाद वो ठीक से समझ। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जितने IAS हैं उनकी कमियां रही। उन्हें एकदम से प्रारूप जैसे तैयार हुआ और सीधा जो है अपनी मनमानी उसमें जो भी व्यवस्था बनाई अपनी मनमानी से कुछ बनाई। जैसे प्रारूप बनकर के तैयार होकर गया था तो उन्हें कुछ जो है ज़बरदस्ती थोप दिया। जैसे धारा 22 थी, आपके पास में उस संज्ञान में इस बात को लाऊं। धारा 22 थी, धारा 22 को इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी बदलाव करना हो धारा 22 के अनुसार आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है उस समय तत्कालिक पर्यटन सचिव ने या मुख्य सचिव ने ऐसा कुछ किया कि धारा 22 को 3 किलोमीटर के दायरे में अधिग्रहण भूमि को कर दिया जाए तो इसका प्रयोग कर दिया जाए धारा 22 का। तो वहाँ पर केदारनाथ तो 3 किलोमीटर से कम है जी। तो कुल जो है वहाँ पर लोग विचलित हो गए थे और बहुत बिफर गए थे कि भाई देखो ये धारा 22 तो हमको सबको अधिग्रहण कर देंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। फिर आपसी तालमेल में आ गए थे लोग, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी गद्दियों पर बैठ कर के ये सोच लिया कि ये वैसा ही है और इसलिए बोल दिया कि इस पर पुनर्विचार हो। और विचार के साथ साथ ही जो है कुछ समिति का गठन हुआ। उन्होंने आपसी निर्णय जो है स्वयं से होना क्या था कि जैसे तत्कालिक सरकार के जो लोग थे उनको भी बुलाया जाता और पंडित पुरोहितों को भी बुलाया जाता और वर्तमान सरकार के लोगों को भी बुला करके आपसी तालमेल के साथ कि इसमें क्या कमियां हैं उनको हटाया जाए और जो अच्छी व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए जो है उस प्रारूप को बहुत अच्छी तरह से बनाया जाए। तो ये बहुत अच्छा बन सकता था। लेकिन अगर फिर भी बनाएं उस पर जो है विचार करें तो उत्तराखंड की यात्रा में जिस तरह से जो है लोगों का सैलाब दिन प्रति बढ़ता जा रहा है, थामना मुश्किल हो रहा है, ऐसे प्रारूपों की आवश्यकता जो है ज़रूर, और अगर नहीं होती है तो वहाँ पर जो है जनहानि में या पशु हानि में या अन्य जो है आपदाएं जो आती हैं वहाँ पर जो है थामना और अपने को जो है व्यवस्थित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन प्रारूपों की आवश्यकता फिर दूसरे रूप में बना दें, भले उसका नाम कोई और रख दें,
पर बनाना जो है वो ज़रूरी है। एक आपसे मैं जानकारी चाहूँगा, क्योंकि आप बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष रहे, चार धाम के, हाँ। चार धाम मंदिर समिति के हाँ, आप जी, जी। उपाध्यक्ष रहे। जी तो क्योंकि देखिए हमारे जागेश्वर में ट्रस्ट बना है, जी पूर्णागिरी मंदिर में ट्रस्ट बना है, जी जी और भी कई मंदिरों में सरकार ने ट्रस्ट बनाए हैं जो कि जिलाधिकारी के अधीन हैं, हाँ हाँ और उसमें कमेटियां बना दी गई हैं। और जो पंडा पुरोहित समाज जिसका कि हक हकूक होता था, वो लगभग वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में उसमें आ गए हैं। जी जी। तो जो ये ट्रस्ट बने हैं और जो मंदिरों में चढ़ावा आता है और जो सरकारी धन आता है, उसका सरकार किस प्रकार उपयोग करती है? वो आज भी सरकार जो मैं रहा हूँ उस समय जो होता था, हाँ, उस समय जो भी ट्रस्ट जहाँ का था, जी आप डीएम हो चाहे एसडीएम हो, जहाँ का अध्यक्ष है, जैसे हमारी यमुनोत्री में है कि एसडीएम अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष वहाँ स्थानीय लोगों में से चुना जाता है। जी तो वो जो दान पात्र होता है जी उसका ताला तो अध्यक्ष ही खोलते हैं और उसके सामने ही जो है सब कुछ निर्णय होता है। जी ये है, समझ लो कि वो पहले भी सरकार के ही पास था, जी और उसके बाद जो है सरकार ने उस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया, उसी को उसी व्यवस्था से रख करके व्यवस्थाओं को उत्तम बनाने के लिए वो जो देवस्थानम बोर्ड बना था, मंदिर की देहली तक जो है विकास व्यवस्था करनी है, उसके अंदर जो पहले की व्यवस्था बनी, हकूकदारी है या पुरोहितों का जो हक है, स्थानीय लोगों का जो हक है, या जिस तरह से राहुल हैं, पुजारी हैं, उन सब की जो है व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं थी। लेकिन कुछ कर्मचारी भी गड़बड़ कर देते हैं। जो कर्मचारी देवस्थान बोर्ड में थे वो कहीं ज़बरदस्ती बोलने लगे कि अंतर जा कर के किसी मंदिर से, मुझे सुनने में, मैं जब बाद में गया हूँ काली मठ की तरफ गया हूँ, तो उन्होंने कहा ये वहाँ से उठाते हैं पैसे दान पात्र में डाल देते हैं। ये गलत बात थी, क्योंकि मैं वैष्णो देवी में भी गया, वहाँ के लोगों को जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी पहले से हम बहुत अच्छा लग रहा है कि व्यवस्था ही उत्तम होती। पहले हमें ये लगता था कि आज घी नहीं है, कल तेल नहीं है, यात्रियों की व्यवस्था क्या होगी। अब सारी व्यवस्था जो है सरकार करती है, हमको वेतन भी मिलती है, हमको जो अलग लोग देते हैं पूजा करने के बाद वो भी हमें अलग लाभ होता है, दक्षिणा। और जो हमें जो है आरती में परसेंटेज जो मिलता है, भोग में मिलता है, लोगों की पूजाओं में मिलता है, अभिषेक में मिलता है, वो हमको मिलता है। तो ये कई लाभ जो हमको हो रहा है। इसी प्रकार से ये यहाँ बनाया गया था, यहाँ लोगों की समझ में नहीं आया कि इस प्रकार से हमारा लाभ इतना अधिक हो रहा है। तो वो लाभ हो सकता था, लेकिन उसको अभी भी व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए और सबकी राय से बनाया जाए, सबको बिठा करके। पुरोहितों की भी राय लेनी चाहिए, स्थानीय लोगों की भी राय लेनी चाहिए। आपको हकूकदारी खाली पुरोहित नहीं, और भी हैं वहाँ जो है, कोई माला बनाते, कोई चंदन, कोई किसी तरह की लोगों की जो है सहभागिता है। उन सबको पूछ करके सरकारें भी जो है अपने नुमाइंदों को साथ भेज करके, और जिलाधिकारी 4 जिले हैं हमारी, चारों के जो है बिठा करके अगर ये बनाया जाए, बढ़िया ढंग से सलाह ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता तो बहुत ही आवश्यकता है, तभी यात्रा जो है व्यवस्थित हो सकती है। नहीं तो कई परेशानियाँ आ रही हैं, और भविष्य में और यात्रा बढ़ रही तो और परेशानियाँ आ सकती हैं। आय में भी कमी हो, सरकार कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमें ये देखना है कि सरकारों को लाभ नहीं हो रहा है। जब यमुनोत्री में सारी व्यवस्था करनी है, गंगोत्री में सारी व्यवस्था करनी है, तो वहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का लाभ भी तो होना चाहिए बाहर से, कि सरकार भी जो है कुछ लाभान्वित हो, वहाँ पर सड़क बनाने के लिए वहीं का पैसा लगे। तो मंदिरों में क्या होता था कि जो चढ़ाव होता था वो वहाँ के स्थानीय लोगों को, पुजारियों का ही सब कुछ होता था, और जो ट्रस्ट का जो पैसा आता था दान पात्रों में, वो वहीं के जितने कर्मचारी हैं उनको वेतन दिया जाता था, और जो बच गया वो वहीं रहता था। अगर अपनी मर्जी है, जैसे बद्री केदार समिति कभी अपनी तरफ से सरकार को कुछ देना चाहती है तो दे देते थे, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी देना हो तो वो दे देते थे। अगर बचत रह गई बहुत तो उसमें करते थे, यात्रा समय पर मदद करते थे सरकार को, भाई सरकार को दे दो। अगर नहीं दिया तो कोई सरकार तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी जी। वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही उसको व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पानी है, बिजली है, भवन है, और जितने भी वहाँ असली में बोलूँ कि जितनी धर्मशाला बने हैं समितियों के, तो इसलिए बनाए गए थे कि भाई कोई भी आदमी आता है 100-200 रुपये वाला, जिसके पास पैसा नहीं होता है, इन धर्मशालाओं में रात्रि विश्राम करे जी। तो विश्राम गृह जो इस व्यवस्था से रास्ते से यानी ऋषिकेश से वहाँ तक बनाए गए, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के, और वो इसीलिए बनाए गए थे। उसमें हम अधिक नहीं ले सकते हैं पैसा,
जी। ये भी एक जो है उस नियमावली जो 1939 के अंग्रेजों के समय की बना रखी, इसीलिए बना रखी है और उसके अनुसार वो प्रारूप भी बना था। उस समय जो है तिवारी सरकार का भी वो प्रारूप लिया गया, वैष्णो देवी का भी लिया गया, सबको समायोजित करके जो है तब देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था और उसमें किसी की हकदारी पर कोई हस्तक्षेप कहीं नहीं था। ये सही बात तो ये थी, लेकिन समझा नहीं पाए किसी तरह से सरकार जो है, लोगों का तालमेल ठीक नहीं बैठा लोगों का सरकार का, इसलिए उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई। जी नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज अगर हम चार धाम यात्रा की बात करते हैं, बाकी यात्राओं की बात नहीं भी करते, तो आज चार धाम यात्रा में गर्मी के सीजन में प्रतिदिन 1 लाख यात्री लगभग आता है। जी ठीक, और जब वो 1 लाख यात्री आता है तो मंदिर में ठीक ठाक चढ़ावा भी होता होगा। जी और उस चढ़ावे के दान पात्र पे अभी भी सरकार का हक है, जी उसे खर्च करने के लिए सरकार जो है जवाबदेह है। जी ठीक है ना? जी तो इस जवाबदेही के तहत इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल सरकार ठीक तरीके से कर रही है, ये कैसे तय होगा? उसका तो कर ही नहीं सकते हैं जी क्योंकि वो दान पात्र होता सरकार का ही है, जी जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट का होता है जी और ट्रस्ट जो है सरकार बनाती है। जी। जैसे बीकेटीसी का ट्रस्ट है, जी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही और अन्य जो है जितने भी पर्यटन मंत्री ये सब लोग जो है चुनते हैं उन लोगों को, अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो। पहले हमारे यहाँ जो है उपाध्यक्ष बीकेटीसी में एक ही होता है जी और जो समिति के जो सदस्य हैं उन्हीं में से एक उपाध्यक्ष चुना जाता था। जी अब वो अलग से जो है उपाध्यक्ष चुनना और उसमें इस साल जो 2 उपाध्यक्ष चुने गए हैं वो थोड़ा सा मेरे मन मस्तिष्क में ये आता है कि ज़बरदस्ती ये थोपना हुआ है। वैसे तो ये है कि अगर अध्यक्ष बद्रीनाथ को देख रहा है तो उपाध्यक्ष केदारनाथ को देखिए, ये 2 ही धाम थे। उसके अंदर जो है कई हमने बीच में जो है एक दुगड़ा डांग चौरा है, वहाँ पर मैं कथा कर रहा था तो किसी ने कहा ये पूरी भूमि जो है हम देना चाहते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में। तत्कालिक सीईओ हमारे श्री बीडी सिंह जी थे, वो आए और उसके बाद जो है वहाँ पर हमने बड़े अच्छी तरह से जो है व्यवस्थित ढंग से वो रजिस्ट्री उस ज़मीन की बीकेटीसी के नाम पर कर दी गई। ऐसी बहुत सारी ज़मीनें हैं भारत में, जगह जगह, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, यहीं खुड़वड़ा में एक बहुत बड़ा भवन है। मेरे ही क्षेत्र में जो है बद्रीनाथ नाम से ही वो भूमि है। तो वो उसमें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि उन सरकारों के लिए भी वो ज़मीनें हमारी वापस हो जाएं, ट्रस्ट को जो है लाभ हो जी और स्थानीय लोगों को जो है उसके माध्यम से कुछ रोज़गार मिले। ये बहुत सुंदर महिला समूहों के द्वारा जो है प्रसाद जैसे बनाया गया था, वो जो है बहुत सारा लाभ होता था। हमारे श्री रविशंकर जी ने एक बात मेरे से जो है टाइप करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई वहाँ पर जो है 1 वर्ष में 50 महिलाओं को प्रशिक्षण करके एक धाम में, तो कितने में 200 महिलाएं हुई, उनको उतनी मशीन दी जाए, उतना बारदाना दिया जाए, जूट के थैले बनाए जाए और वहीं पर जो है स्टॉल लगा करके उनके थैले बिके, उनको रोज़गार मिल जाएगा और वो जो है समिति को वो लाभ हो जाएगा उन थैलों का कि वो जगह जगह ना जाना पड़े और कहीं और जगह वहीं से जो है उनसे ले लें। तो एक तो ये था। फिर उन्होंने कहा था कि एक YLTP यानी युवाओं को जो है प्रशिक्षण करना एक धाम में 100 के लिए, तो वो भी अच्छा काम था। लेकिन जब मैं हट गया तो उसके बाद उस पर किसी ने पहल नहीं करी, वो वैसा ही रह गया। अच्छा। हमारे श्री महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जोनाखाड़ा के जो हमारे पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी हैं, उन्होंने कहा था कि 4 धाम में जितनी सुंदरता है और उसको सौंदर्यीकरण के लिए स्टेशनों पे हो, जहाँ भी हो, ये हमारे माध्यम से, अखाड़े के माध्यम से, अर्थात आप इसमें हैं तो इसलिए जो है हम सहयोग करेंगे और जो खर्चा आएगा वो केवल जो है हमारा अखाड़ा करेगा, यानी ऐसा उन्होंने कहा था मुझे। वो भी उस पर भी आगे कोई बातें नहीं हुई। तो कुछ इस तरह की सरकारें में जब लोग आते हैं जाते हैं, ये तो है ही, किसी के समय पर जो है सब लोग जुड़ जाते हैं, किसी समय पर जब बिफर जाते हैं।
लेकिन जुड़ने वाली बात जहाँ होते हैं सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई जो जुड़ने वाले जिसके साथ लोग जो जुड़ते हैं और लाभ होता है हमारे क्षेत्र का, वहाँ जो है हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को जोड़ करके रखना है। और अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ सरकार के हाथ बहुत मजबूत हो जाएंगे, खूब प्रचार प्रसार भी होगा, कार्य भी जो है लोग उसको याद करेंगे, भाई इन सरकारों ने ये किया था, ऐसा होना आवश्यक है जी। तो आपका जो कहना है कि वो पैसा कैसे सरकार के पास आएगा, कैसे लोगों को क्या, तो वो पैसा सरकार का नहीं होता, ट्रस्ट का होता है, ट्रस्ट सरकार बनाती है जी। और ट्रस्ट उसको खर्च करती है। तो उसके जो स्थानीय जो कारोबार करते हैं वहाँ पर झाड़ू पोछा या जितने भी वहाँ कर्मचारी हैं उनमें बांटा जाता है, उनकी वेतन होती है, वो निकलती है बद्रीनाथ केदारनाथ से जी। और फिर जो पैसा बच जाता है वो वही ट्रस्ट में रहता है, साल भर तक खर्चा चलाना है, क्योंकि यात्रा तो 1.5-2 महीने चलती है जी। तो उनकी वेतन देनी है हर मास में। और फिर जो पैसा देखते हैं कि भाई थोड़ा बहुत अधिक आ गया तो सरकार को भी थोड़ा लाभ पहुंचा दो, तो 1 करोड़ 2 करोड़ उठा करके जो है किसी अध्यक्ष के माध्यम से दिया जाता है। वो सरकार थोपती नहीं है, सरकार कुछ नहीं बोलती है, पर अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से दे दिया, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो भी दे दिया, 100 करोड़, तो वो अलग बात है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्या उस पैसे को जी क्षेत्रीय विकास की मद में खर्च करके उत्तराखंड के विकास के लिए एक नए आयाम स्थापित नहीं किए जा सकते? वो किया जा सकता है। तो वो जो हमने जो बनाया था, एक्ट बनाया था, उसमें मकसद ही ये था जी कि जो पैसा वहाँ पर आए हो, जो वो क्षेत्रीय स्थानीय विकास हो, जहाँ वहाँ स्कूल खुले, औषधालय खुले, अनेक तरह की जो है जब व्यवस्थाएं उत्तम होंगी तो तभी तो यात्रियों के लिए जो हेलीकॉप्टर, हमारी हेली सेवाएँ जो होती है वहाँ पर, और वो जो बाहर से आते हैं लोग तो बहुत सारा पैसा यहाँ से ले जा लेते हैं, लाभ उनका होता है, हमारे यहाँ कोई लाभ नहीं है। सरकार को थोड़ा बहुत जो मिलता होगा उससे, लेकिन और कोई लाभ नहीं है। वो हेलीकॉप्टर हमारे स्वयं अपने हो जाएं तो बहुत सारा लाभ यहीं हो जाएगा। हाँ। और शीतकालीन समय पर जो है उनको वहाँ से यहाँ तक यात्रियों में लगाया जाए, 2 हों 4 हों 5 हों जितने भी हों, सवारी ढोने में लगाया जाए, तो वो बहुत सारा लाभ हमारा उत्तराखंड का हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि पर्यटन पर, धार्मिक पर्यटन पर विशेष अगर सरकार का फोकस रहे तो मैं समझता हूँ कि अन्य पर्यटन स्थलों से जो है ज़्यादातर लाभ जो है धर्म स्थलों से सरकार को होने वाला है भविष्य में। ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ, सब जगह देखता हूँ, सब लोगों का आंकलन करने के बाद जो है मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है हर जगह। चाहे आप कुर्मांचल ले लें, चाहे आप यहाँ उसमें जौनसार की तरफ ले लें, बहुत सारे धर्मस्थल ऐसे हैं, और चाहे आप हमारे जो है गढ़वाल क्षेत्र में ले लें, तो इन धर्मस्थलों को जो विकसित करना है और रोज़गार वहीं स्थानीय लोगों को मिलेगा। और फिर जो नीति इस तरह की बननी चाहिए कि स्थानीय लोगों को प्रथम जो है रोज़गार वहाँ दिया जाए, और तब बाहर के लोगों को अगर कोई कमियाँ रहती तब बाहर से बुलाओ, चाहे वो घोड़े हों, खच्चर हों, चाहे कुछ भी हो। ये मैंने उस समय पर सोचा था और ऐसा हुआ भी। ऐसा कुछ होना चाहिए, तब कुछ हमारे उत्तराखंड को लाभ हो सकता है साहब सरकारों के द्वारा। नहीं तो अपनी गाड़ी घोड़ी हमने दौड़ाए तो इसमें कोई लाभ किसी पब्लिक का, स्थानीय लोगों का नहीं होने वाला है। जिसको जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन भली प्रकार से करना चाहिए और दिखना चाहिए लोगों को, भाई ऐसा ये व्यक्ति जो है कर रहा है। खाली जो है सुप्त अवस्था में पड़े रहे, एक कुछ दायित्व ले लिया, घर में बैठ गए, तो इससे कोई लाभ पब्लिक को नहीं होने वाला है। तो सजग जो है रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर अधिकतर आपदाएं आती हैं। आप देख लो थराली में हो, कैसे और किस प्रकार संकट आई इस साल, कितनी जनहानि हुई है। ऐसे हर जगह आता है, छोटी छोटी तो बहुत सारी जगह आई हैं। तो उनको भी दृष्टि में रखते हुए कैसे कौन स्थान जो है हमारा ऐसा है कि जिसमें हमें हानि बार बार होती है, उसको भी जो है कहीं उन लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाए, गाँवों को जो है स्थानांतरित कर दिया जाए, तो वो व्यवस्थाएं अच्छी तरह से हो सकती है। और तब लगता है कि हमारा उत्तराखंड जो है इस जिस मकसद से बना था वो हमें कुछ लाभ इससे मिल रहा है। जैसा कि आप और हम दोनों ही जानते हैं कि उत्तराखंड एक धार्मिक प्रदेश है, धार्मिक पर्यटन यहाँ है, और यहाँ का जो बहुल समाज है वो धर्म विशेष को मानता है। हिंदू धर्म के अनुयायी यहाँ हैं, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आप जैसे धर्माचार्य या यहाँ की क्षेत्र विशेष की जनता भाजपा के प्रति एक जिसे कहना चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा इस क्षेत्र ने भाजपा को 2 सरकारें लगातार दी हैं, और राष्ट्रीय स्तर में लोकसभा में भी यहाँ से
भाजपा के प्रत्याशी लोकसभा जीत के पहुंचे हैं, जिससे कि मोदी सरकार बनाने में कहीं ना कहीं मदद हुई है। जी जी लेकिन इस बीच में जी हमने देखा कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी जिसका कि पूरा वोट बैंक हिंदुत्व पे टिका है, जी जी वह और एक पीठ के शंकराचार्य, जी दोनों बिल्कुल आमने सामने टकराहट की स्थिति है। हाँ जी। तो इस टकराहट को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि एक भाजपा को धार्मिक पार्टी कहने में भी कोई संकोच नहीं होता किसी को, और धर्म और धर्मस्थल का रक्षण करना जो है प्रत्येक पार्टियों का दायित्व भी है। और ये हमारा धार्मिक प्रदेश है, तो इसमें तो चाहे पार्टी कोई भी आ जाए, इसका रक्षण करना तो सबका जो है एक कर्तव्य भी बनता है। लेकिन वर्तमान में जो है हमारे साधु हों, भगवे रंग के वस्त्र जो पहन देते हैं, उन्होंने अपने गृहस्थ को, अपने सुखों को जला करके और केवल समाज के लिए, समाज हित के लिए और भगवान को अपने को अर्पण कर दिया है। तो ये एक हमारे भगवान के रूप में वो भगवे रंग वस्त्र पहनने वाले। तो साधु कोई भी हो, तो अर्थात उसका हर व्यक्ति को जो है सम्मान करना आवश्यक है। लेकिन जो स्नान करते समय प्रयागराज में थोड़ा सा हुआ है, हमारे यहाँ के जो है नहीं, अब तो बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है ना। अब ऐसा लग रहा है कि जो शंकराचार्य और सरकार दोनों बिल्कुल आमने सामने टकराहट की स्थिति में हैं। और ये टकराहट क्या आपको नहीं लगता है कि जो हिंदू एक वोट बैंक के रूप में पहली बार संगठित हो रहा था भाजपा के साथ, वो कहीं ना कहीं भाजपा को एक नुकसान देगा? नहीं, साधु और संत और ब्राह्मणों को इन्हीं का वोट जो है अधिकतर मिलता है भाजपा को जी। और यही लोग नाराज हो जाएं तो कहीं ना कहीं जो है हानि तो परेशान नुकसान तो उठाना पड़ेगा जी। इसलिए जो है हर जगह संतों का सम्मान करना आवश्यक है। और अगर हमसे कोई गलतियां हो गई हैं तो संत को जो है प्रसन्न करने की भी अर्थात एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उनको खुश करो और उनके जितने अनुयायी हैं वो सब जो है जुड़े रहें, वो बिफर न जाए। इसके लिए जो है विशेषकर संत को प्रसन्न करने का जो भी हो, जैसा भी हो, जिस तरह से नतमस्तक होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो संत को नाराज नहीं करना चाहिए। संत के साथ, भगवंत के साथ अन्य लोग भी होते हैं, तो ऐसा होना आवश्यक है। फिर यूजीसी पर भी थोड़ा सा नाराज़गी है लोगों की जी। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, कभी मैंने अगर आजकल हम हिंदू सम्मेलन में जाते हैं तो हिंदू सम्मेलन में जब जाने के बाद लोग नीचे जो है कमेंट में लिख देते हैं कि साहब यूजीसी हम पर थोप दिया गया, तो हिंदू सम्मेलन का क्या मतलब रहा जी। तो तब हमारे पास वहाँ पर कोई जवाब नहीं होता है। इसमें अगर जो है इस तरह से कोई बात हो, सबकी राय, बोला नहीं मैंने कि सबकी राय लेकर के ही कोई भी अर्थात निर्णय लेना हो तो राय लेनी आवश्यक होती है। तो नाराज़गी अगर होती है तो कहीं कहीं नुकसान तो उठाना ही पड़ता है और ऐसा कुछ न करें, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ गई और नज़दीक आने पर संत, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है अगर नाराज होते हैं तो परेशानियां तो है ही। तो ये दो नाराज़गियाँ तो हैं ही इस समय पर लोगों में कि एक तो शंकराचार्य जी की और एक यूजीसी की नाराज़गी है। तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए जो है कुछ न कुछ करना पड़ेगा और इसलिए करें तभी जो है कुछ लाभ हो सकता है। आप ये मानते हैं कि यूजीसी में के माध्यम में आरक्षण का लागू किया जाना और संत समाज की नाराज़गी वो भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नुकसानदायक हो सकती है? वो कहीं ना कहीं जो है यूजीसी हो चाहे संत को नाराज करना हो, तो ये तो समझ लो कि जो वोट जहाँ से मिलता है उन्हीं को नाराज कर दिया जाए तो कहाँ से लाभ हो सकता है। सही रिजल्ट तो यही है ना। जी जी। तो यही जो है मेरा कहना है, सोचना भी यही है। जी जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जहाँ से हम शुरू हुए थे, आपने बात शुरू की थी भागवत के एक प्रसंग से कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। जी। इस तथ्य को कोई भी नहीं नकार सकता कि पूरे उत्तराखंड का जो परिवेश है वो महिलाओं पर एक तरीके से टिका हुआ है। जी। आर्थिकी भी महिलाओं पर है, आंदोलन का भार भी महिलाओं पर है और क्योंकि पुरुष
कमाने के लिए अधिकांशतः प्रदेश से बाहर है, तो घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर है। जी जी। तो आप इस महिला सशक्तिकरण के इस प्रारूप में और उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के विषय को धार्मिक दृष्टिकोण से किस प्रकार देखते हैं? उत्तराखंड देवियों का प्रदेश है जी और यहाँ पर मैं बोल नहीं रहा हूँ कि यहाँ की माताएं बिल्कुल साक्षात पार्वती कहूँ, दुर्गा कहूँ, नंदा कहूँ, इससे कम नहीं है। बिल्कुल इतनी समर्पण है वो घर के लिए, गृहस्थ के लिए और पुरुषों के उत्थान के लिए। पुरुष कहीं भी रहे और कई ऐसे लोग हैं जो दिन भर जो है बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं, लेकिन पत्नी जो है खेतों का काम भी करती है, तो जंगलों की लकड़ियाँ भी लाती हैं और बच्चों को भी देखती है, मेहमानों को भी देखती हैं। पुरुष कभी कभी आकर के बीच में बोल देता है कि अभी खाना नहीं बना, तो मतलब इस तरह का जो व्यवहार है वो भी पुरुष का जो है गलत है। लेकिन हर जगह जो है केवल नारी के कारण मैं बोलता हूँ हमेशा हर जगह कि सृष्टि, समाज, मानव जीवन की आधारशिला नारी है। लेकिन उत्तराखंड के घर बनाने में, प्रदेश बनाने में, पति को बनाने में, पुत्र बनाने में, खेती चलाने में, घर को चलाने में, अर्थ को इकट्ठा करने में, यानी आर्थिक जो व्यवस्था उत्तम बनानी है, उसको लाभ दिलाने में केवल नारी का हाथ है। और अगर नारी न हो तो मैं समझता हूँ खेत बंजर होंगे। अभी की जो व्यवस्था है थोड़ा सा कि थोड़ा राशन जो मिल रहा है, इसके कारण जो है खेत बंजर पड़ गए जगह जगह। नारियाँ जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो अच्छे गांव, अच्छे जो है नारियाँ हैं, वो फिर भी अपने खेतों को कर रही हैं और अपनी व्यवस्थाओं को अपने आप स्वयं कर रही हैं कि नहीं हमें ये लाभ, हमारे पति ये नौकरी कर रहे हैं, बेटा वो नौकरी कर रहा है, वो कर रहा है, ये लेने से इनकार कर देते हैं। बहुत जगह मैंने ये देखा। तो नारी हमारी पहले से ही जो है उत्तराखंड में बड़ा सम्मान नारियों का है। यहाँ बहू जो है सास को बड़ा सम्मान देती है। सास जो है बहू को बहुत सम्मान, बेटी के समान मानते हैं। लेकिन बहू सास का डर नहीं बल्कि आदर से जो है डरती है। और सास भी जो है बहू को इतना प्यार देती है कि उसको भी कभी कभी ये लगता है कि मेरी बहू कहीं एक रोटी कम न खा दिया हो इसने, मतलब इतना सम्मान मिलता है। एक दूसरे के प्रति जो है इस प्रकार का सम्मान है। यहाँ बेटी अगर जन्म लेते तो उसको बहुत आदर से मानते हैं लोग। बेटा जन्म लेता है तो उसके लिए भी ठीक है, लेकिन बेटी के लिए जो है पहले से ही ये चलन चला है। फिर कन्यादान की महत्ता है। चाची, ताई, भाई, भतीजे सब जो इकट्ठा होकर के उसको बड़े प्यार से जो है उस दुलारी को जो है कन्यादान करते हुए विदाई के समय पर भी जो आनंद आता है सबके आंखों में, यहाँ तक कि यहाँ के पेड़ पौधे भी रोने लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्वती ने यहीं जन्म लिया, इसी उत्तराखंड में। अभिमन्यु की माता ने यानी उत्तरा ने भी यहीं, विराट राजा की बेटी है, उसने भी यहीं जन्म लिया। सती ने भी यहीं जन्म लिया। तो इन सब माताओं में समझता हूँ, सती हो चाहे पार्वती हो, चाहे जिस रूप में हम देखें, अनसुईया ने यहीं तप किया जहाँ ब्रह्मा विष्णु को जो है 6 महीने का बच्चा बना दिया था। इस भूमि में भी वो शक्ति है, तो यहाँ के नारियों में तो शक्ति होना एक स्वाभाविक बात है। और उनके द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है 6 महीने का बच्चे के रूप में जो है बदला गया था। वो स्थान है हमारे जो है गोपेश्वर से आगे माता अनसुईया मंडल में। तो बहुत सारी जगह इस तरह की हैं कि जहाँ पर माताओं का मातृत्व जन रूप अक्षुण है, सनातन है, तब से अब तक चले आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितनी भी अगर व्यवस्था उत्तम बनानी है तो नारियों के द्वारा ही बन सकती है, नहीं तो प्रदेश में नहीं मिल सकता था हमको। उत्तराखंड जो पृथक आंदोलन में जो है सब लोग थे इसमें, तो लेकिन इसमें अगर नारी नहीं होती तो बन ही नहीं सकता था। तो जब सब अपने घर परिवार को छोड़ करके, पति घर में कुछ बोलते थे, सास कुछ बोलती थी, ससुर कुछ बोलते थे, लेकिन वो मानते नहीं थे। दूसरे दिन फिर जो है 10 बजे अगर वहाँ पर जाना है, खटीमा में इकट्ठा होना है, नैनीताल में इकट्ठा होना है, या रुद्रप्रयाग में इकट्ठा होना है, या देहरादून के जो है घंटाघर पर इकट्ठा होना है, तो सब लोग वैसे हो जाते थे। और वो घर की परवाह न करते हुए जब तक उत्तराखंड ने बना तब तक ये आंदोलित रही। तो इन माताओं को बार बार मैं नमन तो करता ही हूँ कि उत्तराखंड देने में हो, चाहे घर बनाने में हो, चाहे यहाँ के पुरुष को आगे बढ़ाने में हो, तो यहाँ के जो है माताएं घर में काम करती है और यहाँ का बेटा जो है फौज में होता है, देश की रक्षा करता है वो। और वो अकेली जो है अपने घर को चलाती है, बच्चों को जो है चलाती, बनाती है, पढ़ाती भी है, चाहे उसको उसी गांव में रहना हो, जो गांव से दूर स्कूल हो, तो ये व्यवस्था भी करती है। तो नारियों में इतना सारा सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड नारी अर्थपोषित प्रदेश भी है।
जिसके द्वारा जो है अर्थ का बढ़ावा मिलता है, तो नारियों के ही द्वारा मिलता है। यहाँ पर हर संभव, हर पर कहीं घर में भैंस पालना, गाय पालना, तो उससे घी बनाना, दूध बनाना, दही बनाना, उससे भी आर्थिकी बढ़ाने की कोशिश करना, ये सब नारियों के हाथ में होता है साहब। ये उत्तराखंड, जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी पूर्ण रूप से महिलाओं पर टिकी महिलाओं है। पर है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि राज्य बनने के बाद इस प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आने की जगह उनकी स्थितियां और ज़्यादा खराब हुई हैं। अंकिता हत्याकांड इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण है। अभी कुछ ही समय पहले देहरादून में गंडासे से एक महिला का देहरादून की मेन बाजार में गर्दन काट दी गई। और इस प्रकार जो ये पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, अनियोजित पर्यटन जो प्रदेश में बढ़ रहा है, यह भी महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और अपराध के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए इस अपराध को इस देवभूमि में आप किस प्रकार से देखते हैं? देवभूमि में देखो साहब, देवत्व जो है यहाँ का रहना चाहिए। और यहाँ का माताओं के प्रति खेतों में अकेले होते हैं, जंगल में अकेले होते हैं, तो यहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार से कोई अपने को असुरक्षित नहीं समझते थे। और अब जो है सचमुच में आपका कहना सत्य है कि असुरक्षित जो है सब अपने को महसूस कर रहे हैं हर जगह, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। ऐसा सरकार को कोई सख्त कानून इस तरह का बनाना चाहिए। जो भारी प्रवेश जो हो रहा है जी, उनके कारण ये सब कुछ हो रहा है, सारी जितने भी हो रहे हैं। फिर जो कर्मचारियों के, मैंने बोला नहीं कि ये बेलगाम हो गए हैं, और बेलगाम होने के कारण से ही ये सारे अपराध हो रहे हैं। और नौकरशाही के बेलगाम होने। हाँ जी, हाँ जी, जितने भी हैं अधिकारी कर्मचारी नौकरशाही जितने हैं, बेलगाम होने के कारण से सारे अपराध बढ़ रहे हैं। अगर इन पे जो है सही से दिशा और दशा इनकी सुधारी जाए, यानी बेलगाम न हो, तो मैं समझता हूँ कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। और देवभूमि रहनी चाहिए। यहाँ का देवत्व में जो है, जैसे खुले में लोग खेतों में जाते थे, जंगल में जाते थे, लकड़ी लेने जाते थे, आजकल महिलाएं जो है अकेली जाने में, अपने को बाजार में जाने में भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अंधेरा हो गया तो तभी जो है ये थोड़ा सा जो है सोचनीय विचारणीय विषय है। इस पर सरकार को सोचना आवश्यक है। बेलगामी क्यों हो गई है, इस पर देखना जरूरी है कि सारी जितने भी जो है नौकरशाही हैं, उन नौकरशाहियों को अपने कार्य में, सेवा में और कार्य प्रणाली को जो है व्यवस्थित बनाने के लिए इनको सीख देने की आवश्यकता है। तब हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। ये अपराध मैं समझता हूँ नहीं हो सकते, क्योंकि देवभूमि है। और फिर विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि भाई जो प्रवेश हो रहा है ना यहाँ पर, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किराएदार कौन है, कहाँ से कौन आ रहा है, कौन गाड़ी जो है कहाँ से आ रही है, इस पर जब पता चलता है कि यहाँ पर जो है अमुक प्रदेश के आकर के उन्होंने उपद्रव कर दिया, उस होटल में जो है मर्डर हो गया, तो ये थोड़ा सा लगता है कि क्या हमारे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अब सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं पर मच्छी बाजार में दिन दहाड़ी हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इतना साहस कैसे उसका बढ़ गया कि खुलेआम जो है ऐसी हत्या कर रहा है। यहीं पर जो है घंटा घर के पास जो है, ठीक पुलिस के सामने सब लोगों के जो है भारी भीड़ में, तो ये थोड़ा सा विचारणीय विषय है। इस पर जो है केवल सरकार को एक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये बेलगामी हट जाए, लगाम लगाई दी जाए, तो निश्चित रूप से जो है इन अपराधों से उत्तराखंड बच सकता है और सब अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में ब्राह्मण समाज की एक भागीदारी थी जी। आपने ये भी बताया कि एक विद्वता परिषद का गठन उस दौरान में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में किया गया था, जिसके माध्यम से कर्मकांडी ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से राज्य आंदोलन में जुड़ा था। जी जी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस विद्युत सभा जो थी, जो कर्मकांडी ब्राह्मणों का एक पूरा संगठन था, क्या उसका ऐसा कोई फर्ज या ऐसा कोई आंदोलन या ऐसा कोई मुहिम नहीं चलनी चाहिए जो कि प्रदेश के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कोई नियमावली बनाए या लोगों में जनता को जागरूक करने के लिए इस बारे में प्रयास करें? ब्राह्मण वो सभा तब से आज तक चल रही है जी। और बीच बीच में जो है कहीं देखा कि संस्कृत में बहुत गरीब विद्यार्थी होते हैं जी,
उन विद्यालयों में जा कर के ये विद्युत सभा जो है कभी कहीं स्वेटर देना, कहीं काफ़ी पेंसिल देना, इस तरह का मदद करते रहते हैं। ब्राह्मणों में जैसे कोविड आया था जी तो कोविड काल में जो है बहुत संकट थी, क्योंकि साहब वो प्रत्येक दिन लोगों के घरों में जाकर पूजन करते थे जी जी और पूजन करना जो है सब बंद हो गया था। 1-2 साल तक बच्चों को पालना उनका मुश्किल हो गया था। जी लेकिन किसी ने जो है पल्लू पसार करके न तो किसी मांगा, चाहे वो भूखा ही मरा होगा चाहे कुछ भी खाया होगा। जी कुछ लोगों ने जो है अपने समीप देख करके, कोई अच्छे लोग थे कि भाई हमारे पंडित जी जो है क्या हाल होंगे, तो उन्होंने कहीं तो मदद करी है, लेकिन उन लोगों ने फिर भी जो है किसी से कुछ नहीं कहा। आंदोलन में अपने घर छोड़े, परिवार छोड़े, और ये सब लोग जो है कई घंटा घर में ये करना, तो कहीं ऊपर गढ़वाल में, यहाँ देहरादून की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे हरिद्वार में भी हुआ, वैसे ऋषिकेश में भी हुआ, वैसे आप जो है वहाँ जाएँ, क्या हल्द्वानी में जाएँ तो वहाँ पर भी किया ब्राह्मण लोगों ने, बिल्कुल। और उधर जो है नैनीताल में भी जो है एक समूह ने ऐसा किया। तो खटीमा जब कांड हुआ था तब भी वहाँ पर भी किया उन्होंने, एक आदि से जो है संतुष्टि देने की कई यत्न प्रयत्न किए, और मसूरी में भी किए। तो ब्राह्मणों की तो मैं समझता हूँ कि उस आंदोलन में बहुत ही जो है सहभागिता रही, और आज भी ब्राह्मण जो है सरकार को कहीं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि भाई हमारी सरकार पर कोई आँच ना आ जाए। हमारी सरकार जो है व्यवस्थित ढंग से काम करे, तो इसकी सोच तो सब रखते हैं, लेकिन कोई विरोध में नहीं बोलता है। सरकार की मदद के लिए जो है कोई ना कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस सुरक्षा की जहाँ बात आती है, कभी कभी ब्राह्मणों पर ही कोई बात उठती है जी तो सरकारों के पास भी जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, अपने आप ही कोई बात उठा देते हैं, तो उस बात का निराकरण भी हो जाता है आपस में। और साथ में जो है कहीं कोई ब्राह्मण दुख हो, परेशानी से, बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए आपस में ही ये इकट्ठा पैसा करके और उसको कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी पहुंचाते हैं, और उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो यत्न प्रयत्न भी करते हैं। बेटी, कोई गरीब की बेटी की शादी होगी तो उसमें भी करते हैं। विद्युत सेवा का बहुत अच्छा जो है कार्य चल रहे हैं तब से और आज तक, और मैं समझता हूं कि सरकार अगर इनकी कोई अच्छी मदद ले, इनकी व्यवस्था कुछ करें। अभी इन्होंने जो है सरकार से एक कई सालों से चल रहा है कि एक भूखंड हमको थोड़ा एक भवन के लिए जहाँ पर हम बैठ कर के बैठक करें, लेकिन उस पर भी सरकार ने जो है आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि उत्तराखंड विद्युत सभा जो है घर घर में पूजा करने के लिए जाते हैं, और वो सबको ये बोल दें कि ये वोट जो है इस पार्टी को या इस समय यहाँ मिलनी चाहिए, तो कहीं कहीं लोग उनकी बात जो है ज़रूर सुनेंगे जी। तो सरकार जो है इस तरह भी उनकी भूखंड की हो, कोई भी हो, मदद करने के लिए अगर बोलते हैं तो वो करनी चाहिए। और आगे जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो ये लोग बीच बीच में जो है बात उठाते रहते हैं, लेकिन आंदोलित होना एक अलग बात है, लेकिन बात उठाते हैं और एक मीटिंग भी करते हैं, और उसकी आत्मिक शांति के लिए, जैसे धराली में ये आपदाएँ आए हैं, उन आत्मिक शांति के लिए जो है यज्ञ कर्म भी करते हैं, जिसका लाभ हो। जब अवर्षण आदि होता है तो उस समय पर ये लोग जो है कोई यज्ञ कर्म करके तुरंत जो है बारिश हो जाती है। इस प्रकार से करते रहते हैं ये विद्युत सभा जी, तब से आज तक बिल्कुल बनी हुई है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाज का नैतिक पतन हो रहा है, उसके लिए तो उसके लिए क्या ब्राह्मण विद्युत सभा जो है इसने कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? वो करेगी, करती रहती है विद्युत सभा, लेकिन आगे करेंगे कोई ऐसा ठोस कोई उपाय कर दिया जाए जी, जिससे जो है इस प्रकार के जघन्य जो अपराध हो रहे हैं इन पर रोक लगाने के लिए सरकार को थोड़ा सा जो है सजग करने के लिए कुछ प्रयास करेगी विद्युत सभा। और उत्तराखंड को देवभूमि में किसी प्रकार के आपराधिक घटनाओं का होना ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। यहाँ तो बिल्कुल शांत माहौल था पहले से, राज्य बनने के बाद ये सब होने लगा है। और यही नहीं है, पहले बीच बीच में जो है कई हुए हैं। एक वहाँ की बोले टीरी की तरफ हुआ है, एक ने कहा कि लिफ्ट मांगे एक लड़के ने, और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, वो विधर्मी था। तो ऐसे लोग करते रहते हैं, वो उपद्रव होते रहते हैं, लेकिन इनको दूर करने के लिए जो है विद्युत सभा कुछ करेगी ऐसा नहीं है, और करते रहते हैं हर समय पर एक आपने ये सूचना दी है तो हम आगे जा कर के जो है विद्युत सभा से निवेदन करेंगे, और इस माध्यम से भी कुछ इन अपराधों को रोक लगाने के लिए सरकार के साथ मिल करके या अपने आप ही जो है कोई व्यवस्था करने के लिए विद्युत सभा सोचेगी। अब हम अपनी वार्ता को अंत की ओर ले जाते हैं कि ये आप व्यासपीठ से
इस प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए? सबसे पहले तो यह है कि युवाओं को संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है और संस्कार दिलाने में जो है माता की प्रथम भूमिका होती है। 1000 शिक्षकों से अधिक शिक्षण जो है माँ बच्चों को कर सकती है। माँ को अपने बच्चों को जो है समय से घर आने पर अगर नहीं आता है तो रोक टोक करनी आवश्यक है। 16 से 25 तक जो है जीवन मंथन होता है शुरू। यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए कि भाई तो 2 बजे आता था 2:05 पे क्यों आया, और 1:30 बजे आता था तो 1:15 क्यों आया, पहले भी क्यों आया और बाद में क्यों आया। ये अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे पथभ्रष्ट नहीं होंगे। केवल यही अवस्था है कि जो सुधरने और बिगड़ने की है। बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लगे हुए जितने भी है, हमारे प्रदेश इस तरह का है कि जितनी भी सीमाएं लगी हुई हैं, इस सब यहाँ के युवाओं को कमज़ोर करने की साजिश रची हुई है, जो नशेड़ी बना करके कहीं वार के माध्यम से, कहीं जो है सिगरेट के माध्यम से, कहीं दारू के माध्यम से, और यहाँ पर जो है हमारे बच्चे जा कर के उन बारों में जा कर के, हुक्का बार हो चाहे कोई भी हो, नशा ले कर के, और जो बहुत विलम्ब से घर आ रहे हैं झूमते हुए, तब उनको नशा मुक्ति केंद्र में जो है भर्ती कराया जा रहा है, तो उनकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। ये तो साजिश नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये लोग जो है लगी हुई जो सीमाएँ हैं हमारे, वो शत्रु रूप में जो है यहाँ का युवान अगर कमज़ोर पड़ जाएगा तो आगे सेना में भर्ती होने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हमारा जो है एकदम से पूरा अपना हस्तक्षेप हो जाएगा। तो ये साजिशों को दूर करने के लिए, नाकाम करने के लिए एक ही व्यवस्था है और एक ही मेरा अनुरोध है सभी युवाओं से कि आप नशा को न ले करके अपने दोस्तों को देखें, जो दोस्त जो है आपके आगे विकास व्यवस्था में हाथ बढ़ाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है कि भैया ये काम करना है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, उसकी दोस्ती बनाए रखें। जो आपको रोग लगाते हैं वो दोस्त नहीं है तो आपका शत्रु है, और जो नशे के लिए बोलता है वो भी आपका शत्रु है, जो समय से अधिक बाहर रहने की बात करता है वो भी शत्रु है। तो ये न करें तो उनका भविष्य जो है उज्ज्वल है, सुखद है, और निश्चित रूप से वो अच्छी मंजिल तक जो है वो पहुंचने में कोई परेशानी उनको नहीं होगी। ये मेरा सभी युवाओं से विशेष अनुरोध है कि इन व्यसनों से बचें और इन साथियों से बचें, तो अपने आप ही आपका भविष्य उज्ज्वल है। युवाओं के लिए आपने संदेश दिया कि नशे से बचें, साथ ही आपने ये भी कहा कि क्योंकि उत्तराखंड की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों से छूती हैं और इस प्रदेश के युवाओं को नशे में झोंकना जो है वो विदेशी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू ये है कि हमारी जो राज्य सरकार है इस वक्त उसकी आय का मुख्य साधन शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व है, और उत्तराखंड में चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी दल की सरकार रही हो, हर एक सरकार ने समय समय पर शराब की बिक्री को बढ़ोतरी देने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि वो अधिक से अधिक शराब की बिक्री इस प्रदेश में की जाए और अधिक से अधिक राजस्व अर्जित किया जाए। तो आप इस देवभूमि को शराब बिक्री के लिए एक ओपन मार्केट बनाने कि जो सरकार का नज़रिया है उसे किस प्रकार से देखते हैं? वो नज़रिया वैसे ख़राब है कि हर जो है, जैसे हमारे एक घनी बस्ती के बीच में अगर कोई शराब की दुकान खोली जाती है जी, तो वहाँ की बहू बेटी अंदर बाहर जाना उनका मुश्किल होता है। बहुत सारी यही देखते हैं हम कि हर जगह जो है छोटी छोटी बाज़ारों में अब लोग बाहर निकलना, जैसे अंधेरा होता है तो लोग नहीं निकलते हैं। अच्छे लोग जो हैं वो बड़ा वो है, सरकार को राजस्व मिले, कहीं दूर दूर जो है उस दुकान को बनाए, गांव के नज़दीक न बनाए, घनी बस्ती में न बनाए, और इस तरह से जो है हमारे युवाओं को स्वयं अपने आप ही, सरकारें तो बनाते रहती हैं लेकिन अपने आप ही अपने को रोकने की आवश्यकता है कि भाई हम जो है नशा न लें और अपने युवानी को बर्बाद न करें, क्योंकि केवल नशा ही एक ऐसा है जो पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही अगर नशेड़े हो गए बच्चे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। और सरकारों को ये देखना जरूरी है कि घनी बस्तियों में लोगों के नज़दीक जो है हम अपने राजस्व के लिए एक ऐसा कृत्य न करें जो दुकानें जो है वहाँ पर शराब खोली जाएँ, उनको कहीं दूर खोलें। कोई बात नहीं, हमारी मना नहीं कि तुम्हारा राजस्व बढ़े तो अच्छी बात है। यहाँ एक खनन और एक जो है उसी से मदिरा से जो है अधिक राजस्व सरकार में आता है, लेकिन घनी बस्तियों के बीच में जो है वो थोड़ा सा उस पर नज़र लगाने की और ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ लोगों के बीच में, कि बहू बेटियों को, लोगों को रात को
घर बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है जी। क्या अगर बिहार में शराबबंदी हो सकती है तो देवभूमि उत्तराखंड में शराबबंदी नहीं की जा सकती? उत्तराखंड में शराबबंदी अगर हो जाए तो ये देवभूमि और देवत्व इसका बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, पर सरकार में कुछ लाभ भी प्राप्त हो तो इसके लिए जो है अन्य कोई साधन जोड़े जाएं शराब के अलावा, तो तब जो है इसका लाभ, क्योंकि सरकार का राजस्व भी कहीं ना कहीं से आना होने तो सरकारें कैसे चलेंगी। तो इसके लिए जो है सिर्फ मेरा ये है कि शराब को ही एक राजस्व के लिए मूल रूप न मान करके और कुछ व्यवस्था कर दी जाए और शराब को जो है यहाँ उत्तरा देवभूमि से जो है बंद कर दिया जाए तो सबसे बड़ा जो है लाभ देवभूमि का देवत्व तो और बढ़ जाएगा। लोग यहाँ जो है और अधिक यात्रा क्या सैर सपाटे के लिए भी लोग आएंगे। तो क्या हम ये मान के चलें कि उत्तराखंड की विद्युत सभा जो है वो शराबबंदी के प्रस्ताव पर जो है विचार करेगी? इस पर उत्तराखंड विद्युत सभा विचार करेगी, एक प्रस्ताव भी भेज सकती है जी। ठीक, निवेदन करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उत्तराखंड की विद्युत सभा के माध्यम से उत्तराखंड में शराबबंदी के प्रयास, यहाँ के पर्यटन को अच्छा और सुविकसित करने का प्रयास करने के लिए आगे कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।